गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन पढ़ रहे थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहुंच एवं विधियाँ, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोचेस और मेथड्स। कल मैंने आपको बताया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होते हैं, कब इसका शुभारंभ हुआ था, क्या इसका उद्देश्य है और कौन कौन सी इसकी विधियाँ हैं। अभी मैंने विधियों के नाम बताए थे, जिसमें सबसे पहली वाली है बहुउद्देशीय विकास कार्यक्रम, मतलब मल्टी पर्पस डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोच। सामुदायिक विकास योजना 1952 भारत की 75 से 80% जनता गाँवों में निवास करती है। 1952 में भारत की 75 से 80% जनता गाँव में निवास करती है, मगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण समुदाय में कुपोषण, बीमारी, अज्ञानता, अस्वच्छता, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि अनेकों समस्याएं हैं। इन समस्याओं से जब तक निजात नहीं पा लिया जाता, तब तक उनकी दशा में सुधार नहीं किया जा सकता और ना ही भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र कहलाने का गौरव भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए विकासात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता है। अतः ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से देश भर में 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। इसलिए मैंने 1952 का, क्योंकि सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है वो 1952 से शुरू किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ युग पुरुष महात्मा गांधी की यादगार में 2 अक्टूबर 1952 में फिक्सल आयोग तथा अधिक अनाज उगाओ जांच समिति के आधार पर किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने में विशेष उत्साह दिखाया था। उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा, सामुदायिक विकास योजना सारे भारतवर्ष में वह उज्जवल तथा शक्तिमान चिंगारी है जिससे ऊर्जा, उत्साह तथा आशा की किरण निकलती है। इसका उद्देश्य है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों एवं प्रयासों से करना। क्या उद्देश्य था? ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयासों एवं प्रयत्नों से करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम समूचे भारत में, या जिसे कहते हैं पूरे देश में, एक जन आंदोलन के रूप में चलाया गया। इस कार्यक्रम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सन 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक को भी शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों में सहायता करना। ये दोनों ही योजनाएं सन 1959 तक साथ साथ चलीं, मगर इसके बाद सन 1966 से 67 तक समूचे देश को सामुदायिक विकास खंडों में विभक्त कर दिया गया। अब हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वृद्धि केंद्रित कार्यक्रम पहुँच। वृद्धि केंद्रित कार्यक्रम का सीधा संबंध है मानव विकास से। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर बल दिया गया। इस योजना का उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं में मानवों का विकास करना। इसके लिए 20वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना था और जन सहयोग से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, अनपढ़ वयस्कों प्रौढ़ों को साक्षर करना, कृषि क्षेत्र में वृद्धि इस योजना के लक्ष्य थे। इस योजना में समन्वित दृष्टिकोण को अपनाया गया। अब है मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा क्या थी? मानव विकास प्रबुद्धजनों की रुचि की या चुनावों में अभिवृद्धि की एक प्रक्रिया है।
सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो चुनाव तो असंख्य अनगिनत हो सकते हैं तथा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु विकास के सभी स्तरों में इनमें से 3 चुनाव को सम्मिलित किया गया है जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक कहलाए जाते हैं। ये 3 अवयव हैं: दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन बिताना, ज्ञान प्राप्त करना तथा अच्छी आय होना। यदि ये चीज़ें मानव को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो वह विकास के दूसरे अवसरों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। परिणामतः उसकी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। इस प्रकार मानव विकास के मुख्य 2 पहलू हैं। पहला है मानवीय योग्यता तथा सामर्थ्यों का निर्माण करना, जैसे स्वास्थ्य, ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि। दूसरा है प्राप्त सामर्थ्यों का उत्पादक उद्देश्यों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों हेतु प्रयोग करना। मानव विकास के जो 4 महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके की द्वारा मानव का विकास होता है और मानव विकास की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1995 में, उनके अनुसार ये 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है उत्पादकता, दूसरा है समता, तीसरा है स्थिरता और चौथा है सशक्तिकरण। ये 4 पहलू हैं जो कि मानव विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के लिए यह ज़रूरी है कि इन 4 घटकों के मध्य समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित किया जाए, जिससे व्यक्ति अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके, रोजगार कर सके, रोजगार पाने हेतु आवश्यक योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सके तथा आय अर्जित करके अपना तथा अपने परिवार का भला कर सके। मानव विकास का उद्देश्य भी यही है कि सभी लोगों को समान रूप से आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर प्राप्त हों। इसका अर्थ यह नहीं कि अवसरों की समानता का लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी को ही प्राप्त हो, बल्कि भावी पीढ़ी को भी दिया जाए। व्यक्ति को वे सभी अधिकार दिए जाएं जिससे उसकी विकास की दशा तथा दिशा निर्धारित होती जाए। उसे विभिन्न निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वह सोच समझकर निर्णय ले सके कि आगे उसे क्या करना है और किन रोजगारों को अपनाकर आय अर्जित कर सकता है। मगर ये याद रखना चाहिए कि मानव विकास के महत्वपूर्ण आयामों को भली भांति प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य से ही मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण संकेतों को शामिल किया गया है। पहला है जीवन प्रत्याशा, जो स्वस्थ तथा दीर्घ जीवन का संकेतक है। दूसरा है शैक्षणिक प्राप्ति, जो ज्ञान प्राप्ति का संकेतक है। तीसरा है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जो बेहतर जीवन जीने का संकेतक है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आज के मानव ने कई बाधाओं एवं समस्याओं पर विजय प्राप्त कर ली है और विकास के परचम लहराए हैं, जैसे सूचना, संचार, चिकित्सा तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में। मगर यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसकी प्रगति के बावजूद भी मानव कुछ चीज़ों में अभी भी विचलित है और वंचनीय है। उसकी एक लंबी सूची भी है जो आज भी प्रतीक्षारत है। आश्चर्य की बात तो ये है, जहाँ एक और मानव चंद्रमा की सैर कर रहा है, मंगल पर घर बनाने की योजना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी पृथ्वी पर रहने वाले मानव भरपेट रोटी के लिए तरस रहा है। फिर है श्रम, शक्ति तथा रोजगार। भारत जैसे विकासशील देश में 60% श्रमिक कृषि क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनकी दशा अत्यंत ही खराब है। आज भी श्रमिकों का शोषण यथावत है। वे छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक रोजगार पाने की आशा से दर दर भटक रहे हैं। वहाँ उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, परंतु खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती। परिणामतः सड़क के किनारे, फुटपाथ पर अथवा गंदी कच्ची बस्तियों में उन्हें जीवन यापन के लिए विवश होना पड़ता है। पिछले 3 दशकों के दौरान कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि के बावजूद रोजगार के जो स्तर हैं वो बिल्कुल लगातार गिरावट उनकी होती जा रही है। औद्योगिक देशों में रोजगार चाहने वालों की तादाद 35 बिलियन है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दशक में
करोड़ों की संख्या में नए रोजगार सृजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट है पर्यावरण। भारत के समक्ष दो बड़ी समस्याएं हैं जो सुरसा की तरह निगलने को तैयार खड़ी हैं। वे हैं जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण में निरंतर बढ़ता प्रदूषण। भूमि, हवा और जल ये पर्यावरण के तीन मुख्य स्तंभ हैं। इन तीनों का शुद्ध स्वच्छ रहना ज़रूरी है, मगर आज ये तीनों ही दूषित हो चुके हैं। परिणामतः पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। गंगोत्री से निकला शुद्ध निर्मल मोती की तरह चमकता स्वच्छ गंगा का जल बनारस तक आते आते किस कदर प्रदूषित हो रहा है उसको हम वर्णित नहीं कर सकते। गंगा में कहीं तो लाशें तैर रही हैं, तो कहीं उद्योगों के अनुपयोगी चीज़ें पानी में बहाई जा रही हैं। वहीं यही स्थिति कृष्ण कन्हैया की प्यारी नदी यमुना की भी है। आज विकसित देशों की भोगवादी संस्कृति ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन शोषण को उत्प्रेरित किया है। विश्व के 82% संसाधनों का उपयोग कुछ गिने चुने राष्ट्र ही करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका का एक व्यक्ति केन्या या बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति की तुलना में पर्यावरण को 140 गुना अधिक नुकसान पहुंचाता है। आज पर्यावरण को विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या से उतना खतरा नहीं है जितना कि विकसित देशों की उपभोगवादी संस्कृति से। परिणामतः आज हमारे समक्ष पर्यावरण प्रदूषण एक विशाल समस्या है। फिर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। यह कार्यक्रम लक्षित समूह को ध्यान में रखकर बनाया गया और चलाया गया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 योजनाएं चलाई जाती हैं। पहला है राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, दूसरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, तीसरा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, यह योजना निर्धन गर्भवती माताओं को लाभ देने के उद्देश्य से चलाई गई है। इस योजना में गरीब परिवार की 19 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को पहले 2 बच्चों के जन्म पर, प्रसव पूर्व तथा प्रसव के बाद मातृत्व देखभाल के लिए 300 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान में यह राशि विभिन्न राज्यों में अपने एजेंडे को ध्यान में रखकर बढ़ाई भी गई है। इतना ही नहीं, गर्भावस्था के अंतिम 1-2 महीने में जब गर्भवती माता मजदूरी के काबिल नहीं रहती, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, तब उसे बिना मजदूरी के घर बैठे ही मजदूरी देने का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में यह योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर इस योजना का पूर्णतः प्रचार प्रसार प्राप्त नहीं होने से इसका लाभ सिर्फ गिनी चुनी गर्भवती माताएं उठा पाती हैं। शेष कई गर्भवती माताओं को तो इस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है। फिर है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के गरीब वृद्धों की प्रतिमाह 500 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। फिर है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। दुर्घटना होने पर, बीमारी होने या अन्य कारणों से यदि घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तब उस गरीब परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में निर्धन परिवार को 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है तथा दुर्घटना की स्थिति में 10,000 रुपये। यह आंकड़ा 1997 से 78 का है। वर्तमान में इस राशि में वृद्धि की गई है। वर्ष 1997 से 1978 के संशोधित प्रारूप के अनुसार 490 करोड़ रुपए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि वास्तविक व्यय जो है लक्ष्य से 70 करोड़ रुपए अधिक रहा। मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अध्ययन से साफ पता चलता है कि विश्व का एक बड़ा भाग गरीब है, निरक्षर है, कुपोषित है, जिसमें भारत आगे है। यहाँ अमीरों गरीबों की खाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। गंदी बस्तियों का बुरा हाल है। जलापूर्ति तथा शौचालय की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवी पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास के सिद्धांत के अंतर्गत प्राथमिकताएं निर्धारित की गई, जिनमें प्रमुख हैं। पहला है ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, इसके लिए रोजगार सृजित करना।
फिर कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए अनुसूचित जैसे जाति है, जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों आदि को शिक्षा तथा रोजगार उपलब्ध करवाना। इससे इन वंचित वर्गों को भी विकास करने का सुलभ अवसर होगा और महिलाएं सशक्त होंगी। तो गर्ल्स, आज अपन ने पढ़ा वृद्धि केंद्रित कार्यक्रम, और कल अपन ने पढ़ा था आज से हमने शुरू करा बहुउद्देशीय विकास कार्यक्रम पहला। दूसरा हमने पढ़ा वृद्धि केंद्रित कार्यक्रम पहुँच। अब अपन तीसरा पढ़ेंगे लक्ष्य समूह कार्यक्रम पहुँच।